पेरेंट्स जब आपके पास फर्स्ट टाइम आते हैं तो सबसे कॉमन क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? देखिए, पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं ना, सबसे पहले वो आते हैं और मोस्टली बहुत सारे उनमें से होते हैं जो सबसे पहले आके रोते हैं। लुक, यू हैव टू रिमेंबर दैट जब पेरेंट मेरे पास आता है ना सौरभ, तो ये आप मान के चलो कि आई एम द लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने स्कूल में जाके बात कर ली होती है अपने बच्चे में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उन्होंने डॉक्टर से जाके बात कर ली होती है, कि पीडियाट्रिशियन से बात कर ली होती है, कहीं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर ली होती है, उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए होते हैं। एंड आई एम द लास्ट रिजॉर्ट, कि हो सकता है कि मेरे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो, स्पेशली अगर वो इनविजिबल डिसेबिलिटी है। और क्या कहते हैं, ऑर्किड्स ने एक फ्री स्क्रीनिंग ऐप बनाया है जिसको हम फर्स्ट स्क्रीन ऐप कहते हैं। वाओ। तो ये फर्स्ट स्क्रीन ऐप हमारे इनविजिबल डिसेबिलिटीज के लिए है, स्पेशली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए। दैट मीन्स पहली से लेके 12वीं तक अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा इशू नजर आता है और आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं एक टीचर के नजरिए से या एक पेरेंट के नजरिए से, ओ माय गॉड, ये मेरे बच्चे को व्हाट इज द इशू, बिकॉज वो लगता तो एकदम ठीक है पर क्या प्रॉब्लम है इसको, यू कैन यूज दिस ऐप। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, आपको एक नया पैसा नहीं देना। दिस इज फ्री ऐप फॉर पेरेंट्स एंड रेगुलर टीचर्स जिनको स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग नहीं दी गई। आप मुझे पहली या दूसरी का बच्चा दो, कह के कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, एंड आई कैन गारंटी आई विल गेट चाइल्ड ऑन ट्रैक। और आप मुझे 7वीं 8वीं का बच्चा दो जिसका ऑलरेडी गैप 5 साल का हो गया है, उस बच्चे को वापस अपनी क्लास लेवल पे लाना मुश्किल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर की बात सौरभ के साथ में। आज का एपिसोड उन पेरेंट्स के लिए है जो सोचते हैं मेरा बच्चा ठीक है। क्लासरूम में उस टीचर के लिए है जो सोचती है कहीं इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी मार्क्स नहीं ला पाते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशल एजुकेशन और करियर्स के बारे में, जो इंडिया में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मगर हर कोई इसको समझता नहीं है। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर गीत ओबरॉय, जो 32 ईयर से स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में हैं और 25 साल से फाउंडर हैं ऑर्किड फाउंडेशन की। वेलकम टू करियर की बात सौरभ के साथ डॉक्टर गीत। थैंक यू। मैम, बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पेशल एजुकेटर? सर, स्पेशल एजुकेशन इज टीचिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सिंपली पुट, ये न्यूरोलॉजिकली डिसेबल बच्चे हो सकते हैं, फिजिकली डिसेबल बच्चे हो सकते हैं, बिहेवियरली डिसेबल बच्चे हो सकते हैं। जो स्पेशल एजुकेटर होता है उनको एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई होती है अपने बीएड प्रोग्राम के अंतर्गत, जिन्हें उन्हें सिखाया जाता है कि बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स हैं या बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है उनके साथ कैसे काम करना है और उनको कैसे सिखाना है। मैम, नॉर्मल टीचर और स्पेशल एजुकेटर में क्या डिफरेंस है फंडामेंटली? सो नॉर्मल टीचर को हम यूजुअली जनरल एड टीचर्स कहते हैं, और जो स्पेशल बच्चों के साथ या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं उनको हम स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं। दोनों को बीएड करनी होती है, पर जो नॉर्मल बच्चों के टीचर्स होती हैं, जिन जिन बच्चों को हम न्यूरोटिपिकल कहते हैं, उनका एक बीएड प्रोग्राम होता है। स्पेशल एजुकेशन के लिए भी बीएड प्रोग्राम होता है, पर उसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर को ये सिखाया जाता है कि कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं, बच्चे को कैसे असेस करना है, कैसे स्क्रीन करना है, व्हाट इज़ द पेडागोगिकल इम्प्लीकेशंस, कि कैसे पढ़ाना है, चाहे मल्टी सेंसरी हो या विजुअल हो या ऑडिटरी हो। तो अलग अलग तरीके के अप्रोचेज़ हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। तो उनका जो सारा फोकस होता है वो एक चाइल्ड विद डिसेबिलिटी के ऊपर निर्धारित होता है। मैम, स्पेशल एजुकेशन क्या सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के लिए होती है या जो गिफ्टेड हैं या जो आईक्यू से बहुत अच्छे हैं उनके लिए भी होती है? तो स्पेशल एजुकेशन है सर, ये एक कंटिन्यूम है। एक एंड पे वो बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू कम होता है, जिनकी फंक्शनैलिटी कम होती है, जिसको हम डेफिसिट्स कहते हैं या वीकनेसेस कहते हैं, और उनके साथ स्पेशल एजुकेशन होती है। और दूसरे एंड पे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू ज़्यादा है और पर उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स में हेल्प चाहिए होती है, उनके बिहेवियर के अंदर हेल्प चाहिए होती है। तो अगर आप बिलो एवरेज आईक्यू के हैं या फिर आप गिफ्टेड या टैलेंटेड कैटेगरी में आते हैं,
हो सकता है आप दोनों को ही स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़े। मैम, ऑर्किड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, आप ग्राउंड लेवल पे क्या करते हैं? तो सर ऑर्किड्स शुरू हुआ था द ईयर 2000 के अंदर। तो वी स्टार्टेड एज अ रेमीडियल सेंटर। देयर वाज वन टीचर विच वाज गीत मैम, जो मैं थी, और एक बच्चा था मेरे साथ। तो उस दिन से आज तक वी हैव एक्सपैंडेड एंड स्प्रेड मल्टीफोल्ड। अब हम जितने भी आपको इनपुट्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ providing special education needs and changing the environment to become inclusive, वो सब है हमारे पास। तो जिसके लिए हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। सारे थेरेप्यूटिक इनपुट जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, साइकोथेरेपी या फिजियोथेरेपी, वो वाले सेंटर्स हैं हमारे पास। हमारे पास इन स्कूल, अगर कई स्कूल ऐसे हैं जिनको इंक्लूजन करनी है पर उनको पता नहीं है कैसे करनी है, तो हम उनका इंक्लूसिव सेटअप वहाँ पे बना सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्कूल के विदिन खड़ा कर सकते हैं। देन वी हैव अ कंसल्टेंसी प्रोग्राम, देन वी हैव असेसमेंट एंड साइकोथेरेपी टीम। और हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं है, दूसरे स्टेट्स में भी हैं। वी वर्क विद Delhi state government, and we have worked with Bihar government, we have worked with Rajasthan government, we have also worked with the Northeast. उसके अंदर टीचर ट्रेनिंग हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। सो बेसिकली जस्ट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, चाहे वो बच्चे के नज़रिए से हो, चाहे वो पेरेंट के नज़रिए से हो, चाहे वो स्कूल के नज़रिए से हो, चाहे वो टीचर के नज़रिए से हो, या फिर कम्युनिटी के नज़रिए से हो। ऐसा फाउंडर आप कौन कौन से रोल्स प्ले करती हैं? एज अ फाउंडर, देखिए जब मैंने शुरू किया था उस टाइम मेरा फोकस सिर्फ ये था कि मैं बच्चों को पढ़ा लूँ। मैं ऑर्किड्स के पहले स्कूलों में काम करती थी, पर जब मैं किसी भी स्कूल में काम करती थी, चाहे वो छोटा स्कूल हो या बड़ा स्कूल हो या रेगुलर स्कूल हो या स्पेशल स्कूल हो, उसके अंदर मेरी जो लिमिटेशन ये थी कि मैं सिर्फ उन स्कूलों के बच्चों को पढ़ा सकती थी। सो माय आइडिया ऑफ गेटिंग आउट ऑफ अ स्कूल सिस्टम वाज कि दैट वे एनी पेरेंट जिसके बच्चे में प्रॉब्लम है वो मेरे पास आ सकते हैं। सो आई एम नॉट लिमिटेड टू ओनली द स्कूल पॉपुलेशन। सो दैट वाज माय गोल, एंड ओवर द इयर्स द गोल्स हैव इवॉल्व्ड, दे हैव एक्सपेंडेड। तो मैं ट्रेनर का, मेंटर का रोल, एक स्पेशल एजुकेटर का रोल भी आज तक आई एम प्लेइंग दैट रोल। बट बेसिकली आई थिंक नाउ आई हैव रीच्ड अ लेवल वेयर जितनी मेरी नॉलेज है आई नीड टू गिव इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, आई नीड टू गिव इट टू मोर पीपल, कि वो और बच्चों को रीच आउट कर सके। जितना मैं कर सकती हूँ मैंने कर लिया, बट आई थिंक नाउ इज़ द टाइम फॉर मी टू गिव अवे वट एवर आई हैव गेन्ड so that other people can benefit and in turn make sure कि और भी बच्चों को आइडेंटिफिकेशन हो और हेल्प मिले। ये सोचना आपकी बहुत अच्छी सोच है। मैं भी यही सोच रखता हूँ कि जो आपके पास नॉलेज है, जाने से पहले वो आपको दुनिया को देके जाना चाहिए, एकदम, ताकि वो ग्रो हो और हमारे इंडिया को भी हेल्प हो उससे। खैर एनीवेज, पेरेंट्स जब आपके पास फर्स्ट टाइम आते हैं तो सबसे कॉमन क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? देखिए पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं ना, सबसे पहले वो आते हैं और मोस्टली बहुत सारे उनमें से होते हैं जो सबसे पहले आके रोते हैं। लुक, यू हैव टू रिमेंबर दैट जब पेरेंट मेरे पास आता है ना सौरभ, तो ये आप मान के चल लो कि आई एम द लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने स्कूल में जाके बात कर ली होती है अपने बच्चे में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उन्होंने डॉक्टर से जाके बात कर ली होती है, कि पीडियाट्रिशियन से बात कर ली होती है, कहीं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट से बात कर ली होती है, उन्होंने सारे टेस्ट करा लिए होते हैं। एंड आई एम द लास्ट रिजॉर्ट कि हो सकता है कि मेरे बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो, स्पेशली अगर वो इनविजिबल डिसेबिलिटी है। इनविजिबल का मतलब ये है कि आपको बच्चे को देखने से पता नहीं चलेगा कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, जैसे माइल्ड ऑटिज्म हो गया या डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया हो गया। Those are invisible disabilities, right? So I am the last resort. So they come to me really confused, really scared, So my first, जिसे कहते हैं ना, my first Reaction? word, no, not reaction. My first goal इसकी पहले उस पेरेंट को बोलो तू यहाँ थम जा, बैठ जा and be calm, और अगर रोना है तो रो ले। it's okay, because they have to get, जिसे कहते हैं ना, वो भड़ास वो निकालनी है, and then we will get on track, because the problem is there, but there are many solutions to the problem also.
पर जब पेरेंट इतना ज़्यादा इमोशनल होता है एंड दे वांट टू डू समथिंग, आई थिंक जब तक वो काम नहीं होएगा, वो थोड़ा स्थिर नहीं होएगा टू लुक एंड लुक फॉर सॉल्यूशंस एंड मेक अप देयर माइंड कि हाँ हमें बच्चे के साथ काम करना है, वो हो नहीं पाता है. सो फर्स्ट फॉरमोस्ट आई गिव देम अ शोल्डर टू क्राई ऑन. I tell them it is okay. I tell them that I am here for you. There are people there for you who will help your child, and nothing is impossible. We'll work. So they go out of my office feeling reassured कि हाँ मेरे बच्चे के साथ काम होएगा, my child will improve. That's the most important thing. किन किन सिचुएशन में एक बच्चे को जनरली एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है? देखिए, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत तब होती है अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है. डिसेबिलिटी हज़ारों प्रकार की होती है. हमारे गवर्नमेंट के अनुसार जो PWD एक्ट है, जैसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं. ओके, तो अगर हमारे बच्चों में अगर एक बच्चा जो मेरे पास आता है उसमें से उसको उस 21 डिसेबिलिटीज़ में अगर उसे कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसको स्कूलों में support मिलेगा, in terms of education, and going further also support government करती है, government accommodations, provisions वगैरह देती हैं. For example आपके MR मतलब ID मतलब intellectually disabled बच्चे होते हैं, तो उनको स्कूलों में ही नहीं, स्कूलों के बाद वोकेशन के अंदर, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो उसमें भी प्रोविजंस मिलता है. जैसे VI हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, या आपका डोऑफिज्म हो गया, या आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया. तो इसके अंदर बच्चों को इंडिविजुअल्स को काफ़ी प्रोविजंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. बट देर आर सर्टन डिसेबिलिटीज़ जो इनविजिबल होती हैं और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रिकग्नाइज नहीं करती एज अ डिसेबिलिटी. फॉर एग्जांपल ADHD, आपने इसके बारे में सुना होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो एक बहुत प्रेवलेंट है हमारे स्कूलों में, हमारे क्लासरूम्स में. तो इन बच्चों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है. कई स्कूल हैं जो सपोर्ट करते हैं, पर लॉट ऑफ स्कूल से कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिकग्नाइज नहीं करती है, तो हम इस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, 21 डिसेबिलिटीज़ हैं तो सपोर्ट मिल जाएगा गवर्नमेंट के अनुसार, और अगर उसमें हट के कोई डिसेबिलिटी है तो उसका शायद ना मिले. मैम, बिफोर आई कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिल से निकल रहा है. व्हाट मोटिवेटेड यू टू बिकम स्पेशल एजुकेटर? एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ टीचर. 5 साल की भी थी ना, वो एक फट्टा सा ले लेती थी और प्लाईवुड लेके पढ़ाना एंड ऑल दैट. एंड देन आई डिड माई साइकोलॉजी इन माई ग्रेजुएशन. तो मैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हूँ. तो मेरे कॉलेज के पास में पालना करके एक ऑर्फनेज होता था, जहाँ पे मैं जाती थी स्कूल के बाद आफ्टर स्कूल क्लासेस के लिए. आई लव चिल्ड्रन, तो मैं उनको मिलने जाती थी. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आम बच्चों के लिए, रेगुलर बच्चों के लिए बहुत लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, पर ये जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं ना, जिनका और कोई है नहीं ज़्यादा, तो आई थिंक उन बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है, जो बहुत लैकिंग है हमारे सिस्टम में. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू वर्क फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. मैम, लर्निंग डिसेबिलिटीज जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, इनका रियल क्लासरूम साइंस क्या होते हैं? देखिए, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ना, एक हेट्रोजेनस, मतलब कि उसके अंदर कैटेगरीज हैं जो अलग अलग प्रकार की हैं. उसके अंदर है डिसलेक्सिया, जो डिफ़िकल्टी विद रीडिंग, डिस्ग्राफिया डिफ़िकल्टी विद राइटिंग, डिस्कैल्कुलिया डिफ़िकल्टी विद मैथ कैलकुलेशंस, एंड डिस्प्रैक्सिया, जिसका मतलब डिफ़िकल्टी विद मूवमेंट. ऑलराइट. तो जो डिसलेक्सिया वाली रीडिंग वाली प्रॉब्लम होती है, तो उनकी जो सारी प्रॉब्लम होती है फोकस होती है रीडिंग में. वो साउंड्स को जोड़ के वर्ड्स नहीं बना पाते हैं, जैसे क एट, वो नहीं बना पाते हैं कैट, और वो पढ़ नहीं पाते. उनकी या तो रीडिंग बहुत लेबर्ड होती है, वो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं. एक ही लफ्ज़ को बार बार पढ़ लें, पर अगले दिन फिर से उनको रिकग्निशन ऑफ दैट वर्ड या लेटर नहीं होती है. सो बेसिकली वो उनकी जो रीडिंग होती है, इट इज़ बिलो पार, वो रीडिंग कर ही नहीं पाते हैं एकदम भी. तो ये रीडिंग से होती है.
जब एक दफ़ा रीडिंग नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। आपको मैं एक पन्ना दूँ पढ़ने के लिए, आपको जब तक अगर आप रीड नहीं करोगे आपको कैसे समझ आएगी? नहीं समझ में आएगी। तो क्लासरूम के अंदर बच्चा जब पढ़ नहीं पाता है तो वो फिर समझ नहीं पाता है कि उसको करना क्या है। सो रीडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्ग्राफिया के अंदर राइटिंग के अंदर होती है, उनकी जो राइटिंग होती है वो बहुत ही इलेजिबल होती है, मतलब कि समझ ही नहीं आता कि उन्होंने लिखा क्या है, या बहुत कस के पास पास लिखेंगे या बहुत दूर दूर लिखेंगे या बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे पेंसिल पे या बहुत कम प्रेशर डालेंगे या हमेशा रब करते रहेंगे, और उनकी स्पीड ऑफ राइटिंग बहुत कम होती है। पूरी क्लास ने पूरा बोर्ड कॉपी कर लिया है पर वो अभी भी पहली लाइन पे बैठे हुए हैं, तो वो उनको राइटिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो वो अपना रिटन एक्सप्रेशन जब वर्बली बोलते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, आपको पूरा का पूरा स्टोरी या आंसर बता देते हैं। जब वो लिखना शुरू करते हैं तो वो किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। सो देयर रिटन एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। जो मैथ के प्रॉब्लम होते हैं जिसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं, उनमें उनको न्यूमरेसी के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशंस की जमा घटा गुना ये क्या होता है, व्हाट इज ऑल दिस, यू नो, एंड तो वो नंबर्स डू नॉट मेक सेंस टू देम, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर देम। तो वो गिन नहीं पाते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, या छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है। सो देयर आर साइंस एंड सिम्टम्स फॉर ईच कैटेगरी। डिसलेक्सिया के साइन होते हैं, डिस्ग्राफिया के साइन होते हैं, डिस्कैलकुलिया के साइन होते हैं, डिस्प्रैक्सिया विच इज़ अ मोटर मूवमेंट जिसको हम फाइन मोटर और ग्रॉस मूवमेंट कहते हैं, उसके अंदर बच्चे की मूवमेंट के अंदर बहुत परेशानी होती है। परेशानी मतलब ये नहीं कि उसको क्रचेस चाहिए या व्हील चेयर चाहिए, पर बहुत क्लमजी होता है, बार बार गिर जाता है। डांस में जो लेफ्ट राइट वाले स्टेप्स होता है वो नहीं कर पाता है। फील्ड के अंदर भागता है तो गिर जाता है, यू नो, ही इज़ नॉट वेरी एथलेटिक, ही इज़ नॉट वेरी स्पोर्टी, ही इज़ अ वेरी क्लमजी पर्सन, जिसको हम कहते हैं ना बार 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 कभी कुर्सी में धक्का खा के गिर गया, अगर बहुत एक्सीडेंट प्रोन जिसको हम कहते हैं, वो वैसे बच्चे होते हैं जिनको ओटी की और फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। आई एम कमिंग बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन। आपने बोला वो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। 22 और आगे अगर कोई आ जाता है तो फिर उसको कैसे सपोर्ट मिलता है? अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो कौन और क्या कैसे? तो देखिएगा, डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे के पास सपोजिंग मैं कह दूँ ADHD है, फॉर हाइपोथेटिकली सिर्फ ADHD है और कोई भी उसके साथ एसोसिएटेड डिसऑर्डर नहीं है, नो, प्योरली ऑन द फॉर्म ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ADHD, आप पहले जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास डायग्नोसिस के लिए। ADHD का डायग्नोसिस एक साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। वो एक दफ़ा डायग्नोसिस कर लेगा तो आपको बताएगा कि इसको रेमेडी करने के लिए आप 3 लोगों को के पास जाइएगा, या स्पेशल एजुकेटर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तो इन या मेडिकेशन लीजिएगा, यू नो, अगर बहुत सीवियर है तो, या इसका तीनों का कॉम्बिनेशन। यूजुअली अगर सीवियर होता है तो मेडिकेशन देना पड़ता है पहले, और स्पेशल एजुकेशन एंड OT दोनों देना होता है। तो ये तो आपको पेरेंट ने कर लिया ये सब, यू नो, स्कूल के बाहर से इन लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया और ये सब शुरू कर दिया। स्कूल के अंदर कई स्कूल हैं जो बच्चे को अकोमोडेट कर लेंगे, यू नो, उसको स्पेशल एजुकेशन और OT वगैरह स्कूल में दे देंगे। पर अगर आप चाहते हो कि 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिले, या मुझे राइटर मिले, या मुझे सब्जेक्ट चॉइस मिले, ये सब हमें नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ADHD हमारे 21 वाले लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड है। पर कई स्कूल दे देंगे, बिकॉज they understand that it's a genuine disability and this is a lacuna in our system, in the Indian education system, कि वो अभी रिकग्नाइज नहीं हुआ है, पर डिसेबिलिटी तो है ना यार। तो कई स्कूल दे देते हैं, पर कई स्कूल ने लकीर के फकीर हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है नहीं होएगा तो नहीं होएगा, तो हम नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मैम। ADHD और ऑस्टिन को पेरेंट्स और टीचर्स अक्सर कैसे कंफ्यूज कर देते हैं? ऑटिज्म मुझे भी इनका डिफरेंस नहीं पता। हाँ, सो ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अगर आप पंजाबी हैं तो आपने ये एक फ्रेज सुना होगा, गवाची गां। सीरियसली? हाँ, सो ADD एंड ADHD इज लाइक दैट, मतलब कि अपनी दुनिया में खोए रहना। पर अगर आप इन बच्चों का IQ करो, इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे विल बी ऑन द हायर साइड, बिकॉज दे आर वेरी ब्राइट स्पार्क्स, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लफड़ा सिर्फ ये है कि वो टिक के बैठ नहीं सकते, या
ये जैसे कहते हैं ना मोटर की तरह इधर उधर भागते रहते हैं, तो काम खत्म नहीं होता है, जल्दी जल्दी लिखते हैं एंड सो ऑन। और जो गवाचिका है हमारी, वो ADD है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। मतलब कि वो खिड़की से बाहर देखता रहेगा कि क्या हो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बटरफ्लाई उड़ रही है, और उसका काम खत्म नहीं होएगा। तो दोनों का जो कहते हैं ना गोल, एंड पॉइंट यही होता है कि ना काम खत्म होता है, ना वो अपना चीज़ें भूल जाते हैं, अपने सप्लाईज भूल जाते हैं, स्टेशनरी भूल जाते हैं, और टिक के बैठ नहीं सकते हैं, तो ना होमवर्क ख़त्म होता है ना क्लास वर्क ख़त्म होता है। सो उनका जो क्लासरूम इंगेजमेंट है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। पर ये लोग होते बहुत स्मार्ट हैं। ऑन द अदर हैंड, जो ASD, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, या चिल्ड्रन विद ऑटिज्म कहते हैं, उनका सबसे जो बिगेस्ट स्ट्रगल होता है या चैलेंज होता है, वो होता है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल इंटरैक्शन। तो उनके जो सोशल एटिकेट्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक चिल्ड्रन हु आर न्यूरोटिपिकल। तो या तो वो फ्रेंड्स ईजिली नहीं बना सकते, या वो विजुअल क्यूज़ या सोशल क्यूज़ होते हैं वो पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे टीचर ने बहुत गुस्से में कुछ कह दिया उनको, तो उन्हें समझ नहीं आता कि टीचर एक्चुअली गुस्सा कर रही है उनको, और उनकी पर्सनल स्पेस मैनेजमेंट बहुत लिमिटेड होती है, या कि वो किसी के पास जाके बहुत पास जाके खड़े हो जाते हैं, जब बहुत दूर जाके खड़े होते हैं, तो उनको ना वो सोशल क्यूज़ हमारे इन्वायरमेंट में पिकअप नहीं होते, वो फ्रेंड्स नहीं बना पाते, नोबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद देम, बिकॉज उनकी सोशल डेवलपमेंट हमेशा इमेच्योर रहती है। तो वो अगर आप बता लो कि 12 साल का बच्चा घड़ी घड़ी रोना शुरू कर दे, तो नोबडी वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम, बिकॉज वो सारे कहेंगे मैम ये हमेशा रोता रहता है। सो द प्रॉब्लम विद ASD, ये आप मान के चल लीजिए, माइल्ड वालों को सिर्फ सोशल इमोशनल इश्यूज होते हैं, पर जो सिवियर ADHD होता है उनको IQ का भी इशू हो सकता है, फिर उनको अटेंशन का भी इशू हो सकता है, उनको हाइपर एक्टिविटी का भी इशू होता है। एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म हैव अ लॉट ऑफ मैनरिज्म्स, वेरी टिपिकल, जिसके अंदर फ्लैपिंग कहते हैं, कि वो अपने हाथ फ्लैप करते रहते हैं। तो सो दीज आर मैनरिज्म्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। ये मैनरिज्म आपके ADHD में नहीं होंगे, और अगर आपने इसके बारे में पढ़ लिया तो इट्स इजी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। क्या सिर्फ डायग्नोज केसेस में इंटरवेंशन होता है, या अर्ली स्टेज पर भी सपोर्ट पॉसिबल होता है? एब्सोल्युटली, अर्ली स्टेज पे सपोर्ट एकदम पॉसिबल होना चाहिए, और अभी होता भी है कई जगह पे। ठीक है, हमारे को 3 साल के बच्चे को डायग्नोसिस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, हमारे को बच्चों को स्क्रीन करना है। स्क्रीन का मतलब होता है कि हम बच्चों को इस ऐसे टूल यूज़ करें बच्चे के साथ, या ऐसा कोई सिस्टम यूज़ करें बच्चे के साथ, जिसमें हमारे को ये पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर थोड़े बहुत साइंस हैं, मतलब कि बच्चा एट रिस्क हो सकता है। सो वी नीड टू स्क्रीन चिल्ड्रन अर्ली, सो दैट हम उनको जल्दी पकड़ लें और उन बच्चों के साथ काम शुरू कर दें। इट इज़ कॉल्ड अर्ली इंटरवेंशन। स्पेशल एजुकेशन के अंदर अर्ली इंटरवेंशन वर्क्स लाइक मैजिक। आप मुझे पहली या दूसरी का बच्चा दो, कह के कि ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, एंड आई कैन गारंटी आई विल गेट चाइल्ड ऑन ट्रैक। बट आप मुझे 7वीं 8वीं का बच्चा दो जिसका ऑलरेडी गैप 5 साल का हो गया है, तो उस बच्चे को वापस अपनी क्लास लेवल पे लाना मुश्किल हो जाएगा। सो द अर्लियर वी इंटरवीन द बेटर इट इज। NEP 2020 ऑल्सो इज इंसिस्टिंग ऑन अर्ली इंटरवेंशन, कि आप जितना जल्दी बच्चे को पकड़ोगे उतना जल्दी बच्चे के साथ काम करना शुरू कर दो। तो मतलब जितना जल्दी एक स्पेशल एजुकेटर एक डायग्नोज बच्चे को मिल जाए उतना अच्छा है, उसके करियर के लिए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए। नहीं तो डायग्नोस होना ज़रूरी नहीं है सौरभ, मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर बच्चे को हम स्क्रीन करते हैं, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि हम ये पता लगा रहे हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, राइट? सो इफ अ चाइल्ड इज स्क्रीन पॉजिटिव, आप तभी शुरू कर दो, डायग्नोसिस की वेट मत करो। मैं आपको ये कह रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत माइल्ड हो और हमारे इंटरवेंशन से वो गैप कवर हो जाए, तो डायग्नोसिस की तो जरूरत ही नहीं है ना। फिर अगर बच्चे में माइल्ड ADHD है, या माइल्ड लर्निंग डिफिकल्टी है, या माइल्ड हैंड राइटिंग डिफिकल्टी है, और हम बच्चे के साथ लग के टिक के 8-10 महीने काम करें इंटेंसिवली, और अगर बच्चा वो गैप को ब्रिज कर ले, तो हमारे को डायग्नोसिस की जरूरत ही नहीं है। स्क्रीन कैसे करते हो फिर आप? तो स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्किड्स ने एक फ्री स्क्रीनिंग ऐप बनाया है जिसको हम फर्स्ट स्क्रीन ऐप कहते हैं। वाओ। तो ये फर्स्ट स्क्रीन ऐप
हमारे इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ के लिए है, स्पेशली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है। दैट मीन्स पहली से लेके 12वीं तक अगर आपके बच्चे में कोई ऐसा इशू नज़र आता है और आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं एक टीचर के नज़रिए से या एक पेरेंट के नज़रिए से, ओ माय गॉड ये मेरे बच्चे को व्हाट इज़ द इशू, बिकॉज वो लगता तो एकदम ठीक है पर क्या प्रॉब्लम है इसको, यू कैन यूज़ दिस ऐप। आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, आपको एक नया पैसा नहीं देना। दिस इज़ अ फ्री ऐप फॉर पेरेंट्स एंड रेगुलर टीचर्स जिनको स्पेशल एजुकेशन में ट्रेनिंग नहीं दी गई है। दिस इज़ फॉर दैट पेरेंट जो एक रिमोट विलेज में रहता है पंजाब में, जहाँ पे उसको साइकोलॉजिस्ट से या स्पेशल एजुकेटर्स का एक्सेस नहीं है। हमारे देश में इतने साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर्स नहीं हैं, बट ऐप तो सारों के पास हो सकती है क्योंकि स्मार्टफोन सारों के हाथ में है, करेक्ट? सो यू डाउनलोड दिस ऐप एंड यू कैन, उसमें आपको पूरा क्या कहते हैं, एक जनरेट करता है विजुअल रिपोर्ट। उस विजुअल रिपोर्ट को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कौन कौन से एरियाज में हो सकती है। डॉक्टर गीत, ये ऐप के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताइए, हाउ इट वर्क्स, और क्या सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज में है या और भी लैंग्वेजेस में है? सो सर ये इस ऐप को सौरभ फर्स्ट स्क्रीन ऐप कहते हैं, फर्स्ट स्क्रीन बाय ऑर्किड्स। ये दोनों आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए है। आप पीपल हु आर इंटरेस्टेड कैन जस्ट गो टू द ऐप स्टोर और ऑन प्ले स्टोर, और बस फर्स्ट स्क्रीन बाय ऑर्किड्स अगर आप सर्च करोगे तो वो आ जाएगा एंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये बनाया गया है, फोकस इज फॉर पेरेंट्स एंड फॉर रेगुलर टीचर्स, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या साइंस, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली टू एम्पावर द पेरेंट्स कि तुम अपने बच्चे की जो सपोर्ट की जर्नी है उसको शुरू करो एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज़ फॉर दोज टीचर्स जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, पर उन्हें पता है कि मेरे क्लास में ये एक बच्चा है जिसको प्रॉब्लम है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ इसके साथ, यू नो। सो ये उन बच्चों के लिए है। ये ऐप इज़ अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश एंड हिंदी तो है ही, उसके साथ आपकी 4 साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे तेलुगु, मलयालम, क्या कहते हैं, तमिल, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड कन्नड़। And then we have Punjabi, then we have Gujarati, then we have Marathi, we have Assamese, we have Urdu, and we have Bengali. So we have 12 different languages जो ये available है। किसी को भी यूज़ करनी है, they just have to go to the App Store and Play Store। जब आपकी स्क्रीनिंग ख़त्म हो जाएगी, आपको एक रिपोर्ट मिलेगी जिसके अंदर बताएंगे कि नीड है कि नहीं है नीड, और अगर नीड है तो कौन कौन से एरियाज में, रीडिंग में है, राइटिंग में है, मैथ में है, अटेंशन में है, मेमोरी में है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में है, तो ये आपको बता देंगे। 9 डोमेन्स हैं जिसके अंदर ये काम करता है, और आप उस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके फिर आप काम करना शुरू करिए बच्चे के साथ। आप उसको स्कूल में शेयर कर सकते हैं, या अगर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है आप उसको शेयर कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे के साथ काम करना है कि नहीं। मुझे लगता है कि स्पेशली ये ऐप वाले पार्ट का हम एक शॉर्ट बना के सर्कुलेट करेंगे। जितने भी मेरे सर्कल्स में टीचर्स हैं विल सर्कुलेट इट, एंड मे बी वो इसका इस ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। मैम, अगर एक स्कूल कैसे सोच पाएगा कि मुझे एक स्पेशल एजुकेटर स्कूल में चाहिए, या कोई एक ऐसा सेल जो रिकग्नाइज कर सके हाउ टू हेल्प बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं?